मेरे घर की नौकरानी हमेशा घूंघट में रहती थी। मेरे पति कुछ हफ्तों में घर पर वापस आ गए। तब मुझसे पूछने लगे कि ये औरत घूंघट में क्यों रहती है? क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? मैंने उनसे कहा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा, बिना चेहरा देखे किसी को काम पे रख ली हो? फिर मैंने उस नौकरानी से उसका घूंघट हटाने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं हटा रही थी। फिर मैं ही उसका घूंघट हटा दी और उसका घूंघट हटते ही मेरे पति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उनके चेहरे पर पसीना आने लगा, क्योंकि घूंघट के अंदर मेरा नाम पिंकी है। मेरी शादी को अभी 5 महीने गुजरे थे। मेरे ससुराल में काम काज करने वाला कोई भी नहीं था। काफ़ी बड़ा घर था। इतने बड़े घर के मुझे अकेले ही सफाई करनी होती थी, ऊपर से खाना भी बनाना होता था। कभी कभी मेरे पति को मुझ पर तरस आ जाता तो वो मुझे बाज़ार से खाना लाकर दे दिया करते थे, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि बाज़ार का खाना नुकसानदायक होता है। मुझे तो कुकिंग करने का बहुत शौक था। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। हमारे घर में 4 कमरे थे। 2 कमरों में ताला लगा था। मैंने अपने पति से कहा, ये दोनों कमरा किराए पर दे दे, इससे हमारे घर में कुछ पैसे आएंगे। तब मेरे पति ने यह कहकर मुझे मना कर दिया कि आजकल किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है, और ज़्यादातर मैं तो बाहर ही रहता हूँ। तुमको मैं अकेले घर छोड़ नहीं सकता। मैं किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे पति की बात तो सही थी। आज के दौर में हम किसी पर इतनी आसानी से भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। वह मेरी ही भलाई के लिए सब कुछ कह रहे थे। मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। मेरे पति का नाम संतोष था। संतोष मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी मेरे पति की बहन की मर्ज़ी के मुताबिक हुई थी। शादी के वक्त मेरे पति इतनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी बहन ने एक शादी में मुझे देख लिया और वहीं पर मुझे पसंद कर लिया था। फिर उनकी बहन ने मुझसे कहा कि तुम्हें मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। फिर अगले ही दिन उनकी बहन हमारे घर पर आ गई थी मेरा हाथ मांगने के लिए, और साथ में संतोष भी आए थे। मेरे मम्मी पापा ने बातचीत की। बातचीत के बाद यह फैसला किया गया कि मेरी शादी संतोष से हो जाए। संतोष देखने में अच्छे थे, अच्छा कमाते भी थे। तब मेरे पापा मम्मी ने मेरी शादी संतोष से करने का फैसला कर लिया था, और कुछ दिनों के बाद हमारी शादी भी हो गई थी। शादी के 5 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ज़िंदगी उसके बाद और भी ज़्यादा हसीन हो गई थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। फिर मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। तभी मेरे पति मेरे साथ नहीं आए थे। वह काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। इसीलिए मैंने ही अपने पति से कह दिया था कि आप जाइए, मैं डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लूँगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तब मेरा नंबर का पीछे लगा था और मैं अपने नंबर के आने का इंतज़ार कर रही थी। और अभी मेरा तीसरा महीना ही चल रहा था। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि घर के काम की वजह से मैं हमेशा थकान महसूस करती थी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। मुझसे ज़्यादा देर तो बैठा न जा रहा था, ना ही खड़े हुआ जा रहा था। मुझे हॉस्पिटल में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं थोड़ी देर टहलने लगी। चलते चलते जब मैं काउंटर तक पहुंची थी, सोचा कि यहाँ पर अपने नंबर के आने के बारे में पूछ लेती हूँ कि मेरा नंबर कितनी देर बाद आएगा। मगर मुझसे पहले ही वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत अपने नंबर के आने के बारे में पूछ रही थी। फिर उसके बाद मैंने काउंटर पर बैठे हुए लड़के से पूछा। तब उसने बताया कि मेरा नंबर अभी 3 लोगों के बाद आएगा। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। उसके बाद वहीं पर औरत मेरे पास आकर बगल में ही बैठ गई, जो मेरे से काउंटर में अपनी बारी आने के बारे में पूछ रही थी, और फिर वह रोने लगी। उस बेचारी का रोना मुझसे देखा नहीं गया था। फिर मैंने उस आंटी से पूछ लिया कि आपको क्या परेशानी है, आप रो क्यों रहे हो? तो औरत कहने लगी, मैं यहाँ पर अपनी बेटी को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। मेरी बेटी की शादी एक लापरवाह इंसान के साथ हो गई थी। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। वह मेरे बेटे से कभी कभार मिलने आ जाया करता है और कुछ पैसे भी दे दिया करता है, लेकिन जब उसको पता चला कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तब उसके बाद उसने पैसे देना ही बंद कर दिया और मिलने भी नहीं आता। पता नहीं क्यों।
मेरी बेटी ने अपने भाग खुद ही फोड़ लिए थे। मेरी बेटी ने चोरी छिपे उससे शादी कर ली थी। मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ने लगी थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसे इलाज की ज़रूरत है। क्या बताऊँ बेटी, मेरा दिल तो माँ का है ना। माँ तो कुछ भी करके अपने औलाद का भला ही करना चाहती है। मैं गरीब औरत हूँ बेटी, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक बेटा है मेरा और एक बहू भी है, लेकिन मेरी बेटी की कमाई इतनी कम है कि वह अपने परिवार को ही अच्छे से चला नहीं पाता। मुझे क्या पैसे देगा? मैं तो अपने बेटी को ये सोचकर यहाँ लाई थी कि कहीं से मुझे उधार मिल जाएगा, अगर कोई दे दे तो। लेकिन यह सोच सोच के और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि कोई डॉक्टर ज़्यादा महंगी दवाई ना लिख दे, तब क्या करूँगी? क्या होगा मेरी बेटी का? फिर मैंने आंटी को तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत करो। फिर मैं अपने पर्स से निकालकर 5,000 दे दिए थे और कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर ज़्यादा पैसे होते तो आपको दे देती। आप अपनी बेटी का इलाज कराओ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आंटी की बेटी पर मैंने अपनी बेटी को देखा तो नहीं था। वह बहुत ही लंबा सा घूंघट लिए हुए बैठी थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ जैसी औरत को तो कोई नौकरानी भी नहीं दे सक चाहती, लोगों के घरों में नौकरी कर सकूं ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और हम लोगों की मदद हो सके। लेकिन मुझ जैसी बूढ़ी औरत को देखकर लोग कहते हैं ये तो हमारे घर का काम ढंग से नहीं कर पाएगी। तो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें खुशी दे। तुमने आज ये पैसे देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर मैंने आंटी से कहा कि आंटी, सच में आप काम करना चाहती हैं? आपको काम की ज़रूरत है? वो बोली, हाँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं अपने बहू को काम पे भेज भी नहीं सकती और ना ही अपनी बेटी को। मेरा बेटा तो पहले से ही नौकरी करता है। मैं सिर्फ चाहती हूँ मुझे एक नौकरी मिल जाती, घर में तो बहुत अच्छा होता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ। मैं एक विधवा औरत हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो आज मुझे इतनी परेशानी भरे दिन नहीं देखने पड़ते। मुझे उस आंटी पर बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उन्हें अपने घर पे काम में रख लूँ। इस तरह से उनकी भी मदद हो जाया करेगी और मेरा भी काम हो जाया करेगा। वैसे भी इन दिनों मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे प्रेगनेंसी में ज़्यादा काम नहीं हो रहे थे। मैंने उनसे कहा, आंटी, क्या आप मेरे घर नौकरी कर सकती हो? दरअसल मुझे भी काम करके एक नौकरानी की ज़रूरत है। मुझे भी प्रेगनेंसी में मदद हो जाती। प्रेगनेंसी की वजह से घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अगर आप मेरे घर में काम करने के लिए तैयार हैं तो आप मुझे बता दीजिए। फिर आंटी ने मुझसे कहा कि बेटी, तुमने इतने पैसे देकर मुझ गरीब पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊंगी। मैंने उस आंटी को अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक पर्ची पर लिखकर दे दिया। तब मेरा नंबर भी आ गया और मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के केबिन में चली गई। मेरी रिपोर्ट सब ठीक ठाक ही था। फिर दूसरे दिन वो आंटी हमारे घर पर आ गई। मैंने सबसे पहले आंटी से चाय पीने के लिए पूछा। आंटी ने हाँ कहा तो मैंने उनको चाय लाकर दिया। आंटी मुझे बार बार आशीर्वाद दिए जा रही थी। फिर मैंने उनको घर का सारा काम समझा दिया और खुद थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। जब सोकर जागी तब मेरी आँख खुली कि खुली रह गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि आंटी घर के काम में बिजी थी और उन्होंने घर को पूरे अच्छे तरीके से साफ कर दिया था। और वह उस समय कपड़े धो रही थी। मैंने सोचा कि आंटी को अभी उम्र हो चली है, फिर भी इतनी शरीर में इतनी फुर्ती अभी है। इन्होंने कम कर एकदम अच्छी तरीके से किया था। मैं उनके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। फिर मैंने आंटी से कहा कि मुझे आपका काम बहुत पसंद आया और आपकी नौकरी पक्की। आपको रोज़ मेरे घर पर काम करने आना होगा। वह आंटी मेरी बात से बहुत खुश हो गई थी। अगले दिन फिर से वह हमारे घर पर काम करने के लिए आ गई थी। उनके साथ एक जवान लड़की भी आई थी। उसने घूंघट कर रखा था। मैं उस लड़की को पहचान रही थी क्योंकि यह वही लड़की थी जिसको कल मैंने अस्पताल में देखा था। ये तो आंटी की बेटी थी और यह हमारे घर पर आंटी के साथ आ गई थी। मैंने उनसे कहा, यह बेटी है ना? आंटी ने बताया, मेरी बेटी का नाम सरिता है।
बेटी, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपनी बेटी को यहाँ पर काम करने के लिए रख सकती हूँ। मेरी बुढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं इतना सारा काम कर सकूं। आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इस घर के काम भी बहुत सारे हैं, इसीलिए आपको कोई एतराज़ ना हो तो अपनी बेटी को भी साथ ले आया करूँ। फिर मैंने आंटी से कहा, भला मुझे क्या एतराज़ होगा, लेकिन उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी। आंटी ने बताया कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर उसे यहाँ काम करने के लिए क्यों लाई है। मैंने उनसे यह सवाल किया तो वह कहने लगी कि मेरी बेटी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और इसके अब होने वाले बच्चे, इसे अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। थोड़ा बहुत कामकाज करेगी, इसके पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। तुम तो जानती हो ना बेटा कि प्रेगनेंसी में कितने पैसों की ज़रूरत होती है, और घर का काम थोड़ा बहुत कर देगी, इससे इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चिंता ना करिए। मैंने कहा, ठीक है, आप इनको रोज़ ले आया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आंटी के साथ हर रोज़ उनकी बेटी सरिता हमारे घर पर आने लगी थी। मुझे उस बेचारी को देखकर बहुत ही तरस आता था। बेचारी का पति उसे कोई वैल्यू ही नहीं देता था। सरिता हमेशा घूंघट लिए हुए रहती थी। मैं एक दिन सरिता के ऊपर हंसने लगी। मैंने उससे कहा, सरिता, तुम हमेशा घूंघट लिए हुए क्यों रहती हो? आखिर तुम किससे अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हो, मुझसे या अपनी माँ से? मेरी बात का जवाब तो सरिता के बजाय उसकी माँ ने दे दिया। वह जल्दी से मेरे करीब आकर कहने लगी, बेटी, हमारी जात पात में लड़कियाँ और औरत घूंघट निकाल कर ही घर से निकलती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब यह तो घर है, अब तो कोई घूंघट नहीं करना चाहिए। जब यहाँ से जाएगी तो घूंघट कर लेगी। हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है इसे देख सके। आपको तो पता है कि मेरे पति एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। फिर मेरी बात सुनकर आंटी खामोश हो गई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बात नोटिस की थी, अभी उम्र होने के बावजूद भी बहुत शक्ति करती है और खूब फुर्ती के साथ सारे काम करती हैं, जबकि सरिता मुरझाई हुई थी और वह काम बहुत धीरे धीरे करती थी। ऐसा लगता था, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता। मैं उसकी हालत समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो प्रेग्नेंट थी। मैं सोच रही थी, सरिता का पति बिल्कुल भी सरिता के बारे में नहीं सोचता। एक मेरा पति है जो मुझे हर रोज़ कॉल करता है और मेरी इतनी फ़िक्र करता है। मेरा पति इन दिनों बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मैंने उनको कॉल करके बता दिया था कि घर में काम करने के लिए मैंने कामवाली रख ली है। आप मेरी चिंता ना करिए, बेफिक्र रहिए। मेरे पति चिंतित हो गए। अब बोलने लगे कि बिना जान पहचान के घर में किसको रख ली हो। मैं अपने पति को तसल्ली दी, ताकि घर में रखी हुई उन पर काफ़ी भरोसा है मुझे और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप बेफिक्र रहिए। सरिता कभी कभी ज़मीन पर बिना बिस्तर लगाए हुए ही लेट जाती थी, तभी उसका घूंघट नहीं हटता था। मुझे उसकी तरफ देखकर बड़ी हैरत होती थी। एक दिन वो ऐसे ही ज़मीन पर सो रही थी, जब अचानक मेरे कदमों की आहट सुनकर घबराकर उठकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा था कि क्या बात है सरिता, तुम मुझे देखकर इतनी घबरा क्यों जाती हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तब सरिता ने कुछ नहीं कहा। फिर मैं सरिता से कहा, तुम्हारी कंडीशन मैं समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी तो उसी कंडीशन से गुज़र रही हूँ। प्लीज़, इसी तरह गुज़र रहे थे। फिर एक दिन मेरे पति का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी। एक दिन अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा सरिता के हाथों में लगकर हमारी फ़ोटो फ्रेम गिरकर टूट गई, जिससे मेरे और मेरे पति की फ़ोटो सरिता घबरा गई। सरिता ने कहा कि अच्छे से देखकर काम किया करो, तुम चिंता ना करो, यह फ्रेम दोबारा बनवा लूँगी, आखिर कांच ही तो टूटा है। अगले दिन मेरे पति घर पर आ गए थे। जैसे ही घर के दरवाजे की बेल बजी, मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मेरे पति ने मुझे देखते ही गले लगा लिया था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, बल्कि मुझे भी अपने पति को देखकर बहुत खुशी हुई थी। इतने दिनों बाद मैं उनसे मिली थी।
फिर मैं सरिता को आवाज़ लगाई कि सरिता एक गिलास पानी लेकर आओ। फिर थोड़ी ही देर में सरिता ने एक गिलास पानी लेकर आई, लेकिन जैसे ही सरिता ने मेरे पति को देखा उसके हाथों से पानी छूट गया और मेरे पति को ऐसे देख रही थी जैसे मेरे पति को जानती हो। वह वहीं पर खड़ी हो गई जैसे कि उसे सदमा लग गया हो। मैं सरिता को देख ही रही थी, वह मेरे पति के सामने पत्थर बनकर जम गई थी। फिर मैं सरिता से कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पानी भी तुमने गिरा दिया, जाओ जाकर दूसरा पानी लाओ। दोबारा सरिता चली गई पानी लाने और मेरे पति ने पानी पिया था। उसके बाद सरिता किचन में चली गई थी। मेरे पति मुझे बता रहे थे कि उन्होंने दूसरे शहर में काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम दोनों बातें कर रहे थे, उसी समय आंटी 2 कप चाय लेकर आई। फिर मैंने आंटी को अपने पति से मिलवाया और अपने पति को भी बताया कि ये आंटी है जिनको मैं काम पे रखी हूँ और सरिता उनकी बेटी है। ये दोनों माँ बेटी हमारे घर पर काम करने के लिए आती हैं। लेकिन उस समय मैं हैरान हो गई जब मेरे पति आंटी की तरफ बड़ी गौर से देख रहे थे। मेरे पति के चेहरे पर पसीना आ गया था और आंटी भी मेरे पति को बड़ी ध्यान लगाकर एकटक देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों माँ बेटी मेरे पति को इतना ध्यान से क्यों देख रही हैं। मैंने जल्दी से बात की शुरुआत की और कहा कि मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। आंटी ने जल्दी से टेबल पर चाय की ट्रे रखी और वहाँ से चली गई। मेरे पति कहने लगे, मैं इन लोगों को नहीं जानता। मेरे पति ने कहा, तुमने माँ बेटी को काम पर रखा हुआ है, तुम इन लोगों को जानती भी हो, तुमने बिना जान पहचान के ही इन लोगों को घर में रख लिया है। मैंने कहा, इन लोगों को हमारे घर पे काम करते हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ये दोनों सीधी हैं और तुम्हें पता है इनकी बेटी सरिता वो भी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर चला गया है और अपने पत्नी के लिए थोड़े थोड़े पैसे कभी कभार भेज देता है। फिर मैं अपने पत्नी की तरफ देख कर कहा, आप बहुत अच्छे हो। भगवान करे हर लड़की को आप जैसा हस्बैंड मिले। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं बहुत लकी हूँ जिसे आप जैसा पति मिला। मेरे पति की मेरी बातें सुनकर कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। वह बस मामूली सा मुस्कुराकर उठ गए और नहाने के लिए चले गए थे। मैंने आंटी से कहा कि टेबल पर खाना लगा दे, हम लोग अभी थोड़ी देर खाना खाएंगे। थोड़ी देर के बाद मेरे पति नहाकर फ्रेश हो गए थे। हम दोनों कमरे में ही थे जब मेरे पति मेरे करीब आए और कहने लगे, मुझे इन दोनों नौकरानियों की नीयत में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को नौकरी से निकाल दो। फिर मैं अपने पति से कहा, आपको क्या हो गया है? यह दोनों बहुत अच्छी है, आपने इन दोनों का अभी काम नहीं देखा है ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। और भला बिना गलती के मैं इन दोनों को काम से कैसे निकाल सकती हूँ? आखिर कोई गलती भी तो होना चाहिए। फिर मेरे पति ने कहा, तुम बहुत भोली हो, तुम ऐसी चालाक और शातिर औरतों के बारे में नहीं जानती हो। ऐसी औरतें पहले अच्छे तरीके से घर का विश्वास जीत लेती है और मकान मालकिन का भरोसा जीत लेती है और उसके बाद अपना हाथ साफ करके रफ़ा दफ़ा हो जाती है। फिर मैंने अपने पति से कहा कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है, चलो पहले हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कितने दिन हो गए हैं एक साथ बैठकर खाना खाए। फिर मैंने देखा कि आंटी और सरिता टेबल पर खाना लगा दिए हैं। हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। तब सरिता ने मुझसे कहा कि मालकिन, अभी हम घर जाना चाहते हैं, क्या छुट्टी मिल सकती है? फिर मैंने सरिता से कहा, अभी तो दोपहर के 1 ही बज रहे हैं, तुमको शाम का खाना भी तो बनाना है। फिर सरिता और आंटी ने कहा कि हम शाम को आ जाएंगे, बस कुछ घंटे के लिए घर पर जाना चाहते हैं। फिर मैंने आंटी से कह दिया कि आज तो आपको घर आना ही पड़ेगा, आप जानती हैं ना मेरे पति घर पर आए हैं, उनकी पसंद का खाना बनाना है। फिर सरिता ने अपनी गर्दन हिला दी थी, लेकिन सरिता की आवाज़ में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ रोई रोई सी आ रही थी और इधर आंटी का चेहरा भी उदास था। वो दोनों माँ बेटी को क्या हो गया था, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोनों माँ बेटी चली गई और शाम को वापस भी आ गई थी और उन्होंने शाम का खाना बनाकर 8 बजे तक अपने घर भी चली गई थी। लेकिन आज का काम वह दोनों इस तरीके से कर रहे थे जैसे उनको काम करने का मन ही ना लग रहा हो। पता नहीं क्यों दोनों कहाँ खोई हुई थी। फिर अगले दिन जब वह घर वापस आए तब मेरे पति ने दरवाज़ा खोला था। तभी मैं अचानक वहाँ पर पहुँच गई
और यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे पति सरिता से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात कर रहे थे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति जिस दिन से घर पर आए हैं उस दिन से आंटी और सरिता हम दोनों पर ज़्यादा ही नज़र रखे हुए हैं। इस तरीके से काफ़ी दिन गुजर गए थे। मैं एक बात को नोटिस कर रही थी कि मैं और मेरे पति जब भी कमरे में रहते हैं तो सरिता चुप चुप कर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुनती थी। हम दोनों को चुप चुप कर देखती थी। सरिता की हरकतें बहुत अजीब होने लगी थी और इधर आंटी का बिहेवियर भी मेरे साथ अजीब हो गया था। पहले बस इतनी बातें किया करती थी, अब उतनी बातें नहीं करती। अब दोनों माँ बेटी खामोश रहने लगी थी। मैंने देखा कि सरिता का बदन दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहा था। मैं तो खाती थी, उसे भी खाने के लिए देती थी वही, लेकिन वह नहीं लेती थी। फिर मेरी दी हुई चीज़ से वह इनकार कर देती थी। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। हालांकि आंटी उसे काम पर नहीं लाना चाहिए था। मैंने एक दिन आंटी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आंटी, मुझे लगता है अब आपको सरिता को हमारे यहाँ पर काम पर नहीं लाना चाहिए। मेरी बात सुनकर आंटी खामोश हो गई थी। उन्होंने मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। जब मेरी आँख खुली तब मैंने अपने पति को इधर उधर देखा। तब वह मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुझे किचन से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैं किचन में गई, आंटी और मेरे पति कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे जैसे ही देखे वो दोनों खामोश हो गए थे। लेकिन आज आंटी मेरे कहने के मुताबिक मेरे घर का काम करने के लिए सरिता को लेकर नहीं आई थी। मेरे पति ने मुझे जैसे ही देखा वह कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने कहा, आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं आपकी तलाश कर रही थी। फिर वह कहने लगे, तुम तो सो रही थी। फिर मैंने सोचा आंटी से कह दूं कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे, इसीलिए मैं किचन में आ गया था। मेरे पति की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे अपने पति के चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। जबकि आंटी के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैं कन्फ्यूज़न का शिकार हो रही थी कि जिस दिन से मेरे पति घर पर आए थे, आंटी का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया था। वह जिस तरह से दिखती थी, जिस तरह से मुझसे बात करती थी, वह सब कुछ डिफरेंट हो गया था। मेरे पति के आने के बाद बिल्कुल उन्होंने अपना अंदाज़ बदल लिया था। अगले दिन आंटी काम पर नहीं आई थी। मुझे लगा शायद उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई होगी, इसीलिए मैंने कॉल करके उनके बारे में पूछा तो सरिता ने कॉल उठाई थी। उसने कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आंटी की तबीयत ठीक हो जाए तब वह आ जाएंगी। मैंने सरिता से ज़्यादा बातचीत नहीं की थी क्योंकि उसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर गए थे और आंटी अभी तक काम पर नहीं आई थी। मैंने अपने पति से कह रही थी कि न जाने आंटी को क्या हो गया है, वह हमारे यहाँ काम पर नहीं आ रही हैं। सरिता ने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि हमें उनके घर पर जाना चाहिए, उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होगी, तभी उन्होंने यहाँ पर आने में इतने दिन लगा दिए और हो सकता है उन्हें पैसों की ज़रूरत हो। फिर मेरे पति कहने लगे, तुम कैसे फालतू बातें कर रही हो, हम नौकरानी के घर पर जाएंगे, अभी हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो वो खुद ले लेंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति आंटी के घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर एक दिन मुझे याद आया, आंटी ने एक बार मुझे अपना एड्रेस बताया था। फिर मैं अपने पति को बिना बताए उस एड्रेस पर चली गई। जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंची मुझे एहसास हो गया कि आंटी और सरिता का ही घर है। घर के अंदर दोनों की बात करने की कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन लोगों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। मुझे सरिता के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ से कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। वह मुझसे प्यार के दावे करता था। मैं समझ गई कि वह अब मुझे वक्त क्यों नहीं देता, क्योंकि उसने दूसरी शादी जो कर ली है।
मैं तो समझती थी कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने एक तरफ मुझसे शादी की हुई थी तो दूसरी तरफ उसने मालकिन से भी शादी कर ली। उधर आंटी कहने लगी, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, गरीब लोगों का कोई नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था ना, प्यार मोहब्बत कभी मत पड़ना। देख लिया नतीजा, और यह भी देखा कि वह अपने पत्नी से कितना प्यार करता है। आंटी कहने लगी कि मैं तो चाहती हूँ कि उस घटिया इंसान के बारे में मालकिन को बता दूँ, ताकि उसे भी अपने पति की हकीकत के बारे में पता चल जाए। लेकिन फिर यह सोचकर बर्दाश्त कर लेती हूँ कि वह बेचारी माँ बनने वाली है, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बस इसीलिए मैं खामोश हूँ। मैं अपनी बेटी को रोते हुए देख रही थी, अब उस बेचारी को नहीं देख सकती। यह कहकर आंटी रोने लगी थी। मैं इन लोगों की बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि ये लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मैं उल्टे पैर अपने घर पर वापस आ गई थी, क्योंकि मेरे शरीर और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सच को जानकर ही रहूँगी। इसका मतलब यह था कि मेरे पति ने सरिता से शादी की हुई थी। सरिता का पति और कोई नहीं, मेरा ही पति है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे पति ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पति अभी घर पर मौजूद नहीं थे। मैंने सरिता को कॉल की और उससे कहा कि तुम आंटी को लेकर घर पर आ जाओ। सरिता ने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं आ सकती। मैंने सरिता से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ तुम दोनों मेरे घर पर आ जाओ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। सरिता और आंटी 1 घंटे के बाद मेरे घर पर आ गई थी। मेरे पति भी घर पर आ चुके थे। मैंने आज सरिता से कहा था कि तुम्हें आज अपने चेहरे का घूंघट हटाना ही होगा। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वह अपने चेहरे का घूंघट नहीं हटा रही थी। मैंने ज़बरदस्ती उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया था। मैंने देखा था कि वह भोली भोली सी मासूम सी लड़की। यह सब देखकर मेरे पति के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल चुके थे। मैंने अपने पति से सवाल किया कि क्या आप इस लड़की को जानते हो? मेरे पति घबरा गए थे और उन्होंने इनकार करते हुए सर हिला दिया। फिर मैंने सरिता के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। फिर मैं उनसे कहने लगी कि सरिता आपकी पत्नी है। मेरे पति ने जल्दी से चौंक कर मुझे देखा, वह सहम गए थे। मैंने ये कहा, मैं सब कुछ सच सच जानना चाहती हूँ। मेरे पति और सरिता दोनों ही खामोश खड़े थे, मुझे देख रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैं उन लोगों के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मैं रो रही थी। मेरी बात का जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा, मैं आपकी जान ले लूँगी। मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्या तुमने सरिता से शादी की है? वह तुम्हारी पत्नी है? वह अचानक बोल पड़े, कहने लगे, हाँ सरिता मेरी पत्नी है। यह सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे कानों पर कोई बम लाकर फोड़ दिया हो। मुझे लग रहा था कि यह बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं सरिता से ही शादी करना चाहता था। मैं सरिता से बहुत प्यार करता था। सरिता गांव की भोली भाली लड़की थी। सरिता के परिवार वाले यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। सरिता और मेरी मुलाकात एक दिन रास्ते में हुई थी। मैंने इसकी मदद की थी। यह रास्ता भटक गई थी, तभी से मुझे इससे प्यार हो गया था। मैं जानता हूँ कि सरिता एक गांव की अनपढ़ और मामूली सी शक्ल वाली लड़की है, जो कि इस शहर में आकर रह रही है। लेकिन मैं इस पर अपना दिल हार बैठा था, इसे बहुत प्यार करने लगा था। सरिता भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे साथ चोरी छिपे घूमने जाती थी। लेकिन एक दिन हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सरिता प्रेग्नेंट हो गई। यह बात पता चलते ही मैंने फ़ौरन ही मंदिर में जाकर सरिता से खामोशी के साथ शादी कर ली थी। फिर अगले ही महीने मुझे पता चला कि मेरी दीदी ने मेरा रिश्ता किसी और लड़की के साथ तय कर दिया है। फिर मैंने अपनी दीदी से कहा था कि मैं यह शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तब दीदी ने कहा कि मैं जहाँ रिश्ता तय किया है तुम्हें वहीं शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने शादी नहीं की तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी दीदी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी दीदी ही थी जो मुझे पाल पोस कर बड़ा
की थी। मैं दीदी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसीलिए मजबूरी में मैंने तुमसे शादी कर ली थी। मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें पत्नी का हर सुख दिया, लेकिन उधर मैं कभी कभी सरिता से भी मिलने जाया जाता था और उसे खर्चे के मुताबिक पैसे दे देता था। मैं सरिता को यह भी नहीं बताया था कि मैं दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बात सुनकर वह कुछ कर ले। वह प्रेग्नेंट थे, इसीलिए बहुत डर गया था। और दूसरी तरफ कुछ महीनों के बाद तुम भी प्रेग्नेंट हो गई। तुम दोनों के बीच में घिर गया था और ऊपर से ऑफिस का काम का लोड। मैं ना तो तुम्हें धोखा देना चाहता था और ना ही सरिता को, क्योंकि तुम दोनों ऐसी सिचुएशन से गुजर रही थी कि मैं सच्चाई बताकर तुम्हें सदमे में नहीं डालना चाहता था। मैंने अपने पति की बातें सुनकर दंग रह गई। सरिता की आंखों से आंसू थे। वह प्रेग्नेंट थी, क्योंकि बेवफाई मेरे पति ने मेरे साथ भी नहीं की थी। हाँ, यह बात गलत थी कि क्यों उन्हें मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। मेरी ननद ने जो किया वो बहुत गलत था। अपने भाई की ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांटकर अपने घर में सुकून से रह रही थी। मेरे पति हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि सरिता आपका पहला प्यार है, इसे आपने शादी की है और अभी ये प्रेग्नेंट है। आपको इसे इसका हक देना होगा। आपको इसके साथ शादी दोबारा करनी होगी और इसके साथ हमारे साथ रखना होगा। फिर मैं सरिता से कहा, अगर तुमको बुरा न लगे तो हम दोनों बहन बनकर साथ में एक ही पति के साथ रह सकते हैं। आखिर तुम भी तो मेरे पति की ही पत्नी हो, भला यह बात झुठलाया नहीं जा सकता। फिर मेरे पति यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, हालांकि मैं उन्हें माफ़ कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर सरिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सरिता को मैंने अपनी बहन की तरह प्यार किया। हम दोनों प्रेग्नेंट थी। पहले सरिता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, उसके बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पति की दो पत्नियां हो गई थी। वह दोनों ही पत्नियां किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।